बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। टॉकिंग डिप्लोमेसी में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस वाक़े की जब साबिक रॉ चीफ ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर में के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। हाई कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या इनकी किताब हॉस्टिलिटी में तफसील के साथ बयान किया गया है। इस वक्त ज़ाहिर है कि हम उस पूरे माहौल में नहीं जाएंगे कि किस माहौल में ये मुलाकात हुई, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई चीदा चीदा तफसीलात। वासिद साहब, ऐसा तो नहीं हुआ करता यूजुअली कि किसी मुल्क की सीक्रेट एजेंसी का साबिक सरबरा ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी में अलहदा से एक मुलाकात का टाइम लेके किसी हाई कमिश्नर से मुलाकात करे। ये वाकया क्या था? अच्छा, वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मैं दौलत साहब को नाम तो सुना हुआ था, लेकिन कभी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। तो जब मैं पहुंचा, मार्च में मैं पहुंचा दिल्ली में, और 2 अप्रैल को मैंने अपने सफारती जो असनाद होती हैं वो उस वक्त के जो सदर थे मुखर्जी साहब उनको पेश की। और फिर आपको मार्च 2014 की हाँ, बात हो और रही फिर है। उसके बाद आप जानते हैं कि इलेक्शंस हो रहे थे अप्रैल मई में, लोकसभा के इलेक्शंस, और उन इंतखाबात में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाब होके आ गई। अच्छा, किसी भी सफारतकार के लिए, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर के लिए उसकी ख्वाहिश होती है कि भाई ताल्लुकात को बेहतर करे, कुछ जो तनाज़ात हैं उनको हल करने की कोशिश करे अगर एडवर्स दो दुश्मन ममालिक हैं या एडवर्सरी कंट्रीज़ हैं। तो हुआ ये कि हमें एक बहुत सरप्राइज़ मिला 18 मई को। वो सरप्राइज़ ये था कि जो मोदी साहब थे उस वक्त तो इलेक्ट थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो तमाम सार्क कंट्रीज़ जो कंट्रीज हैं के उनको, उनके सरबराहान मुमलिकत या हेड्स ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट, उनको वो इनवाइट करेंगे ताकि उनकी हल्फ बर्दारी में वो शिरकत करें। तो हमारे लिए 18 मई को हमें फॉरेन सेक्रेटरी जो उस वक्त थी सुजाता सिंह की, उनकी तरफ से एक लेटर इनविटेशन का मिला जो हमने फॉरवर्ड कर दिया इस्लामाबाद। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बहस चल पड़ी कि अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो सार्क एक है, और मोदी साहब ने सार्क कंट्रीज़ के जो दूसरे ममालिक हैं उनको दरबार अपना लगाएंगे और सबको तलब कर लिया खत्ते का है, चौधरी खत्ते का समझते हैं वो। चौधरी समझ लिया है। तो ये हमें बहुत से लोगों ने यहाँ अपोज किया कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो सत नवाज़ शरीफ थे उनको अटेंड नहीं करना उस चाहिए। वक्त मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग चल रही थी उसमें और अदरवाइज भी जो एक सेंटिमेंट मौजूद था वो ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं जाना चाहिए, कंसिडरिंग कि उन्होंने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी उसमें पाकिस्तान के खिलाफ वो मुसलसल जहर उगलते रहे थे हमला करने की। और उसके अलावा कि हम वो जो गुजरात का बुचरी जाहिर है से, कि एक गुजरात का उसका जो, माजी है नरेंद्र बिल्कुल मोदी का कि उसने जिस तरीके से बुच्चर ऑफ गुजरात उसको कहा जाता है, अगर इंग्लैंड की और अमेरिका की अमेरिका की हुकूमतें बिल्कुल और वीज उसके वीज़े वो कैंसिल कर सकती हैं, उसको आने से मना कर सकती हैं, तो ब्लैक फिर लिस्ट थे ना जी। ही वाज ब्लैकलिस्टेड। तो फिर वो ओपिनियन मौजूद था, लेकिन मियां साहब ने फैसला अच्छा, किया कि मैं आ रहा नहीं, हूँ। मैंने भी यही तजवीज़ किया, सच्ची बात हुई जो मैंने किताब में लिखा भी, कि मेरी रिकमेंडेशन मियाँ साहब को यही थी कि आप ज़रूर आइए इस हलबर्दारी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक मौका मिलेगा बड़े आगाज़ ही में इस हुकूमत के कि हम मोदी को परख सकें कि मोदी साहब चाहते क्या हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, जब हम ये, मैंने तो अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी, अब यहाँ पे मामलात हो रहे थे, इसी मीनवाइल जो है एएस दुलत जो हैं फॉर्मर रॉ चीफ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने, मेरे एक ऑफिसर हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात थे, जो आजकल तेहरान में सफ़ीर हैं, रहीम हयात। सही। तो उनके वो उनसे एक सोशल उनसे रब्ता रहता था, तो उनके ज़रिए उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मैं हाई कमिश्नर से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम तो हर वक्त हर एक से मिलने को तैयार हैं। तो वहाँ पे ताज होटल है, तो वहाँ मुझे उन्होंने कॉफ़ी के लिए बुलाया। मैं चला गया और मैंने कहा जी फरमाइए क्या है। तो कहने लगे देखिए जी वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया आने का, तो मैं एक गुज़ारिश लेकर आया हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए, सर आँखों पे आप एक गुज़ारिश, देखते हैं क्या गुज़ारिश है। कहने लगे देखिए जी, नवाज़ शरीफ ने बड़ा फ़ैसला किया आने का, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो आएँ और उनकी मुलाकात भी होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि जो माहौल है ये ख़राब ना हो। मैंने कहा जी हम तो कभी माहौल ख़राब नहीं करना चाहेंगे।
आपको ये किस तरह तासुर मिला कि हम माहौल ख़राब करना चाहते हैं? नहीं जी, मेरी गुजारिश सुन लीजिए आप। मैंने कहा जी फरमाइए। गुजारिश ये है कि जब नवाज़ शरीफ साहब आएँ तो हुर्रियत की लीडरशिप से मुलाकात ना करें, कश्मीरी लीडरशिप के साथ। अच्छा। मैं थोड़ा-सा मैंने कहा जी ये तो अब मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, आप ये कह क्यों रहे हैं? आया ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप मुझे रिक्वेस्ट कन्वे कर रहे हैं भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी तरफ से? कहते नहीं बस आप ये छोड़ें कि किसकी तरफ से है, मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ये इंश्योर कर लें कि हुर्रियत लीडरशिप से जो है मुलाकात ना हो, क्योंकि अगर वो हो गई तो सारा फोकस उस लीडरशिप मुलाकात पे हो जाएगा और जो मोदी और नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात होनी है उसका तासुर ज़ाइल हो जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। मैंने कहा देखिए जी मैं तो इसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा तो तारीख़ रही है कि जब भी कोई सरबराहान हुकूमत या मुमलिकत आता है या फ़ॉरेन मिनिस्टर भी आता है, इवन फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी आता है, तो हुर्रियत से मिलता ही है। तो बिल्कुल। ये बड़ा मुश्किल होगा और हम तो बल्कि तवक्को रखते हैं आपसे कि आप मेज़बान मुल्क के तौर पे फ़ैसिलिटेट करेंगे, जो हमेशा से आप पहले करते रहे हैं। सही। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए हम भी नहीं चाहते कि माहौल ख़राब हो, तो कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि हम कोई इस मुलाकात के बाद, क्योंकि मुझे एक दिल में खदशा था कि जब ये मोदी और नवाज़ शरीफ की मुलाकात होगी, तो ये जो इंडियन साइड है कोई ऐसा काम करेगी कि वो जो उनका अपना नैरेटिव है उसको बाहर लेकर उसको आ बाहर जाए। ले, तो ये मैं तो हमेशा से तो करते मैं हैं। उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए मैंने तजवीज़ पेश की दौलत साहब ही को। मैंने कहा जी आप तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बड़े आते जाते रहते हैं, तो मेरा अगर आप मुझे जहाँ से आप ये मैसेज लेकर आए हैं, मैंने कह दिया उनको, तो क्या ये भी मुमकिन है कि हम कोई जॉइंट स्टेटमेंट कंसिडर कर लें ताकि माहौल ठीक रहे? उन्होंने कहा जी मैं चेक करके फिर आपको बताता हूँ। मैंने कहा जी आप चेक कीजिए, मुझे बताइए। इस दौरान वो चले गए। अब मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं उनको बार-बार मैसेज भी करता रहा कि भई आप बताइए कि क्या जॉइंट स्टेटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती? फिर चूँकि सिर्फ़ 2 दिन रह गए थे, ये 24 को हमारी मुलाकात हुई और 26 को नवाज़ शरीफ साहब ने आना था। इस दौरान क्या हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि इंडियन हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की हमारे वज़ारत ख़ारजा में। अच्छा, साथ-साथ मुलाकातें हाँ, चल रही और थी। उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि आप ये मुलाकात बस हुर्रियत वालों से ना हुर्रियत करें, से नहीं मिलना, कश्मीर के कश्मीर का मामले जो के ऊपर मामले जो को है ना ऊपर वो। ज़्यादा नहीं करना। तो अब मेरे लिए एक मैं बड़ी सिचुएशन में था, क्योंकि मेरे पास और मुझे उस वक़्त तक यही और था। ये वो वक़्त है जब नरेंद्र मोदी और नवाज़ शरीफ के दरमियान कोई राबता या राब्ता चैनल डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं नहीं था हो, उस वक़्त। चैनल तो हो गया था। सज्जन सज्जन जिंदल ने ही नवाज़ शरीफ साहब को कन्विंस किया, जहाँ तक मेरी मालूमात है, और मैंने इस किताब कि में लिखा आना भी है कि आप चाहिए। आइए। अच्छा। बल्कि उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने नवाज़ शरीफ साहब को ये भी कहा कि आप आने से पहले कुछ जो मछेरे हैं भारतीय, उनको भी कुछ रिहा कर दीजिए 100-200 के करीब, ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा-सा पोस्ट किया, मैंने कहा जी आप आने से पहले ना करें, ये हम जब मुलाकात हो जाएगी तो मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ कि एक जॉइंट स्टेटमेंट भी हो जाए और फिर ये जो है दोनों तरफ से हो जाए। ये नहीं कि हम मतलब यूनिलैटरली ना करें। लेकिन उनको बहरहाल ये 18 मई की बात कर रहा हूँ, जब सज्जन जिंदल ने मुझे बुलाया एक लंच पे, और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह नवाज़ शरीफ साहब ये आ रहे हैं और मेरे घर भी आएंगे। सही। इस तारीख को और इस वक्त तय पाया है कि आएंगे, 4:30 बजे शायद वक्त था, 26 तारीख, और फिर वहीं से वो चले जाएंगे हलबर्दारी की तकरीबन जो शाम को होनी थी। तो ये तमाम बातें मुझे मालूम हो रही हैं सज्जन जिंदल से। फॉरेन अफेयर्स ने तो मुझे बाद में बताया, प्रोग्राम सारा मुझे फिर कन्वे कर दिया, इससे पहले कि मैं कुछ कन्वे करता। सजेस्ट करते हैं कि सजा ये होना हुर्रियत से चाहिए। मुलाकात भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उन्होंने मुझे सारा प्रोग्राम कन्वे कर दिया। अच्छा, इसके ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी ज़ाहिर है कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, और वो एंगल जिसमें जिस तरीके से अब्दुल बासित साहब ने सारे मामलात को देखा, क्योंकि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम इस एपिसोड में, तो बेसिकली अब जो इसके नेक्स्ट वाली एपिसोड है उसमें मैं बासित साहब से पूछूंगा कि इन्होंने ये किसको कन्वे किया, ये किस तरीके से कन्वे हुआ, और फिर जब
नवाज शरीफ साहब आए तो हुर्रियत लीडरशिप के साथ फिर क्या मामला हुआ, मुलाकात हुई नहीं हुई? वैसे तो जाहिर है कि लोगों को मालूम है कि नहीं हुई, लेकिन वो क्या माहौल था और एग्जैक्टली फिर उसको किस तरीके से दोनों तरफ परसीव किया गया? इंडियन मीडिया ने किस तरीके से उस मामले को देखा, पाकिस्तान की मीडिया ने किस तरीके से देखा, और फिर बहुत सारे सवालात हैं। जाहिर है कि एक एक सवाल है ओवरऑल कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म का कंडक्ट गुड फेथ में था, भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करना वो वाकई चाहते थे और उसके लिए वो सब कुछ गिव अप करने के लिए तैयार थे, क्योंकि डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से होती है, पॉइंट ऑफ वीकनेस से सिर्फ आपके सामने डिमांड्स रखी जाती हैं और आप वो डिमांड्स मानते हैं। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, यूनिलैटरल नहीं होता सफारतकारी का प्रोसेस, और रेसिप्रोसिटी जो है वो बहुत मैटर करती है डिप्लोमेसी में कि आप जैसा हमारे साथ करेंगे हम वैसा आपके साथ करेंगे। तो ये मामलात हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली एपिसोड में बात होगी। मुझे और एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी व नासिर हो। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।